पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया यूनियन बजट 2021। भाजपा विधायक बिसेन ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण बजट। कांग्रेस नेता अनूप सिंह बैस बोले, राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर गरीबों को किया निराश। आम जनता के लिए रेल संचालन नहीं होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य। कान्हा नेशनल पार्क में बाघों के नए ठिकाने बनाने के प्रयास तेज। जंगल में बसे गांव और मानव आबादी के बढ़ते दुष्प्रभाव के कारण बाघों के संरक्षण में खड़ी हो रही चुनौतियां। और एसएससी जीडी भर्ती के अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा अनुरोध पत्र। कहा, मेडिकल में फिट अभ्यर्थियों पर अब तो तरस खाए सरकार। पूछा, कब होगी 2018 की अर्धसैनिक भर्ती। Honorable Speaker, sir, I now go to the fourth pillar, reinvigorating human capital. The National Education Policy, announced recently, has had good reception. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यूनियन बजट 2021 पेश किया। इस बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ने किसानों से लेकर मिडिल क्लास तक को साधने का प्रयास किया है। हालांकि मिडिल क्लास के हाथ एक बार फिर से मायूसी ही हाथ लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। करीब पौने 2 घंटे के भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 75 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। यह रियायत उन लोगों के लिए है जिनकी कमाई का स्रोत पेंशन के अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है। भविष्य में इसका ग्राहकों पर प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। सरकार के इस बजट पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनूप सिंह बैस ने कहा है कि यह एक प्रकार से जिन राज्यों में चुनाव होना है उन्हें ध्यान में रखकर पेश किया गया बजट है, जिससे कि सरकार के लोक लुभावन बातों में आकर चुनावी फायदा उठाया जाए, जबकि ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। उन्होंने इसके साथ रेल परियोजनाओं को लेकर तात्कालिक तौर पर कोई बड़ा ऐलान नहीं होने पर भी सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि जब सब कुछ देश में शुरू हो गया है तो सरकार को आम जनता के लिए बजट के माध्यम से रेल परियोजनाओं को संचालित करने का ऐलान भी करना चाहिए था और नई लाइनों पर भी ट्रेनों का संचालन शुरू कर राहत देनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ने जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, ये लोक लुभावन ऐसा बजट हमेशा भारतीय जनता पार्टी का यह आचरण सा बन गया है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं वहाँ पर वहाँ के वोटरों को लुभाने के लिए एक भारी भरकम एक बजट में प्रावधान रख दिया जाता है, घोषणाएं कर दी जाती हैं। लेकिन वास्तविकता उस चुनाव के निपट जाने के बाद पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और केंद्र में बैठे हुए मंत्री उस राज्य में पलट कर तक नहीं देखते हैं। यह इनकी आदत में शुमार हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने तक का यह आचरण होता है कि जनता को किस तरह से लोक लुभावन वादे के माध्यम से, बजट के माध्यम से आकर्षित किया जाए, उनका वोट हासिल किया जाए और वोट लेने के बाद उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर उस दूसरे राज्य की ओर ये कूच कर जाते हैं जहाँ पर फिर चुनाव होना होता है। मैं समझता हूँ कि जो कोरोना काल के दौरान अब जो डाउनफॉल आया है और यात्रियों को लगभग सारी दिशाओं में पर्याप्त छूट मिल गई। हम देख रहे हैं कि बसों में एक भारी भरकम जमावड़ा यात्रियों का लगा रहता है और विशेषकर गोंदिया जबलपुर जो अभी 3 जनवरी को ब्रॉडगेज परियोजना का शुभारंभ हुआ है, उस पूरी की पूरी परियोजना और ब्रॉडगेज का ये जो ट्रैक है, ये चूँकि बंद होने से पूरी तरह से लोगों में निराशा का वातावरण है और उन यात्रियों को ध्यान में रखकर रेल से संबंधित किसी प्रकार की कोई घोषणा
इस बजट में नहीं की गई है, जबकि इस बात की महती आवश्यकता थी कि इस तरह के जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने वाले ऐसे ट्रैक जिनसे रेलवे को 273 किलोमीटर का कम फेरा लगाकर यात्रियों को भी और गुड्स ट्रेनों को एक भारी लाभ मिलता है, इस रेल मार्ग पर पर्याप्त ध्यान देना था और कुछ नई ट्रेनें सुबह शाम जो 4 फेरे कम से कम लगने चाहिए, क्योंकि इस मार्ग पर यात्रियों का भारी जमावड़ा रहता है और विशेषकर बालाघाट से जो गरीब वर्ग के ऐसे स्वास्थ्य से संबंधित यात्री होते हैं जो नागपुर की ओर जाते हैं, जबलपुर की ओर जाते हैं, उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सारे यात्रियों को दृष्टिगत रखते हुए किसी प्रकार का कोई प्रावधान इस बजट में रेल से संबंधित नहीं किया गया है। यह बहुत ही चिंता का विषय है और निंदनीय विषय है। कृषि सेक्टर के लिए बजट में 16.5 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान हुआ है। एमएसपी को लेकर भी भ्रम दूर करने की कोशिश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि फसलों की एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। हमारी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत के कम से कम गुना तक बढ़ाने का प्रयास किया है। एमएसपी पर उनके इन प्रयासों की बालाघाट से अन्नदाता किसान संगठन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ई मंडी ठीक है, लेकिन आम किसान को इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने एमएसपी पर कहा है कि जब तक एमएसपी से कम दर पर फसल बिक्री को दंडनीय अपराध नहीं बनाया जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये एमएसपी को 1.5 गुना करने की बात कही गई है, परंतु एमएसपी को जो लागत मूल्य से 1.5 गुना, वो वास्तव में उद्योग जगत की लागत मूल्य के समान खाद्य अन्यों के उत्पादन का लागत मूल्य नहीं जोड़ा जाता। जब तक ये उद्योग जगत के समान नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक इसका 1.5 गुना होने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वर्तमान में जो एमएसपी है वो लागत मूल्य से कम हो रही है। यदि हम किसान का फावड़े से कुदाली से लेकर के रस्सी से लेकर सारी चीज़ों को उसमें मूल्यांकन करें तो ये एमएसपी बहुत कम बन जाती है। दूसरी बात, जैसे एमएसपी जो सरकार ने बनाई है वो ठीक है। जिस प्रकार से एमआरपी किसी भी पदार्थ की एमआरपी से अधिक बिक्री या दंडनीय अपराध है, उसी प्रकार एमएसपी से कम बिक्री होना दंडनीय अपराध होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक सफलता नहीं मिलेगी। वित्त मंत्री ने बजट में आरएनडी के क्षेत्र में भी घोषणा की है। साथ ही रोड डेवलपमेंट और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास भी किया है। इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। कृषि और विकास पर फोकस करने वाले इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू होगी। देश की इकोनॉमी मजबूत हो, इसको फोकस करते हुए बजट है। और विशेष तौर से जो 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको अब अपना रिटर्न फाइल नहीं करना है। जो अकेले पेंशन के रूप में अपनी जो उनकी मुख्य आय अकेले इनकम होती है, उनको इतना छूट दिया गया। इसी के साथ साथ डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी बहुत अधिक राशि का इस बजट में प्रावधान किया गया। कृषि को प्राथमिकता दी गई है और मुझे लगता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे एमएसपी पे जो खरीदी होनी है फसलों की, उसकी जो तादाद है, जो उनका जो खरीदने का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा और बड़े पैमाने पे राष्ट्र के किसानों को एमएसपी मिलेगी। और जो लागत के ऊपर उसमें 1.5 गुना मिले, इसका पूरा ध्यान रखते हुए एमएसपी के दरें निर्धारित होती है और बड़े पैमाने पे भारत सरकार कृषि उपज जैसे धान है, गेहूं है, दलहन है, उसकी खरीदी करेगी। तो उसके लिए भी इस बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। बाघों के संरक्षण के लिए प्रदेश में काम तो हुआ है, लेकिन इसके विपरीत बाघों की मौत पर संकट कम नहीं हुआ है। हाल ही के दिनों में कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक टाइगर की वन्य प्राणियों के शिकार के लिए लगाए गए क्लच वायर के फंदे में फंसने से मौत हुई है। तो वहीं पेंच नेशनल पार्क में इस घटना के दूसरे दिन एक बाघ की मौत हुई है। हालांकि यह सामान्य मौत बताई जा रही है, लेकिन प्रदेश में पिछले एक साल में करीब 28 बाघों की मौत होना यह दर्शाता है कि बाघों पर संकट टला नहीं है, भले ही पार्क प्रबंधन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हो। 2018 में हुई गणना के अनुसार प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है। अधिकारियों की माने तो यह गणना 2 साल पहले की है। उनके मुताबिक यह संख्या बढ़ गई है। इसी के साथ चुनौतियां भी सिर उठाए खड़ी है। जंगल में कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हुए बाघों को जंगल के भीतर रोकने पर मंथन हो रहा है। नेशनल पार्क में बाघों के नए ठिकाने बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चिंता यही है कि बाघ के शावकों के लिए नए ठिकाने नहीं बनाए गए तो वे गाँव की ओर दस्तक देंगे।
प्रदेश में 124 बाघों के साथ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अव्वल है, वहीं कान्हा नेशनल पार्क 117 बाघों के साथ दूसरे स्थान पर है। कान्हा नेशनल पार्क 2117 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ सिर्फ बफर जोन में ही गांव बसे हुए हैं। इनकी संख्या करीब 137 है। ऐसे में बाघों की सुरक्षा वन अमले के लिए बड़ी चुनौती है। जंगल में बसे गांव और मानव आबादी तथा विकास के नाम पर जंगलों को डाइवर्ट करने से बाघों पर खतरा दिखाई दे रहा है। कान्हा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर SK सिंह का कहना है कि जब भी वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ती है तो उनके देखभाल के लिए उचित प्रबंध करना जरूरी हो जाता है। वन्य प्राणियों को एक सीमा क्षेत्र में संभाला नहीं जा सकता है, अतः वे बाहर आ ही जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनके साथ घटना का अंदेशा भी रहता है, जिसे ध्यान में रखते हुए इको विकास समिति और वन विकास समिति के माध्यम से भी प्रयास किए जा रहे हैं। कोई भी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके लिए चुनौतियां तो आती ही हैं, और उस चुनौतियों के लिए हमारा जो मैनेजमेंट प्लान होता है उसमें उनका जो रहवास विकास का कार्यक्रम है वो प्रस्तावित होता है, और उसी के अनुसार हम जिस भी श्रेणी के प्राणी हैं, चाहे बाघ हों चाहे शाकाहारी प्राणी हों, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करनी पड़ती है। और इस तरीके में हम नए चारागाह डेवलप करते हैं, और चारागाह डेवलप करने से जो शाकाहारी प्राणी हैं उनकी संख्या बढ़ती है, और शाकाहारी प्राणियों की संख्या बढ़ने के कारण मांसाहारी प्राणियों का भी भोजन उपलब्ध हो पाता है। तो इस तरीके से हम उनको जो बढ़ती संख्या है उसको हम कंपनसेट कर लेते हैं। जो कान्हा का कोर इलाका है सर, जो केयरिंग इलाका है, उससे बाहर अगर वन्य प्राणी अगर विचरण करते तो इनके रोकथाम के लिए क्या कुछ प्रयास इस समय चल रहा है? क्योंकि हाल ही के दिनों में वन्य प्राणी बाहर तो विचरण करेगा, क्योंकि उसके लिए कोई सीमाओं का बंधन नहीं होता है और वो न रोका जा सकता है। और क्योंकि बाहर के क्षेत्र हैं उनमें भी वन क्षेत्र है, तो ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां तो नहीं होती हैं जिसमें चिंता की बात हो। लेकिन जब कोई वन्य प्राणी बाहर आ जाता है और उससे सामाजिक जान माल का खतरा होता है तो हम उसको फिर से पकड़ के घने जंगल में छोड़ने का प्रयास करते हैं। मानव आबादी एक बड़ा खतरा बन जाती है कभी कभी वन्य प्राणियों के लिए, तो उनके प्रति जागरूकता को लेकर किस तरह का प्रयास इस समय चल रहा है सर? बफर हम हमारे जो कान्हा टाइगर रिजर्व के जो इको विकास समितियां हैं और जो बफर क्षेत्र में ग्राम वन समितियां हैं, उनमें हमारे स्टाफ रेगुलर बैठकें करते रहते हैं, और इस बैठक में हम वन प्राणियों और वन की सुरक्षा के प्रति उनको संवेदनशील बनाने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से जागरूकता आएगी तो लाजमी है कि वन प्राणी सुरक्षित रहेंगे। ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट की ओर से आज देश के गृह मंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इस ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने सरकार से निवेदन किया है कि सभी SSC GD 2018 के उम्मीदवारों को तत्काल अंतिम सूची में शामिल किया जाए। पिछले 3 साल से इंतजार के बाद भी उनका देश सेवा का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, जिससे वे सभी चरण पूरे करने के बाद भी असहाय महसूस कर रहे हैं। की गई तो हमारे अच्छे नंबर होते हुए भी हमें पोस्ट नहीं दी गई, और कम नंबर वालों को भी कुछ लोगों को उन्हें पोस्ट दी गई। हम चाहते हैं कि हम सभी मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हम ओवर एज हो चुके हैं। खाली पद रहने के बाद भी सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि जो अभी न्यू वैकेंसी आई है 50,000, वो 50,000 वैकेंसी को रोक दिया जाए, और जो पहले मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि सभी की एज हो चुकी है। और एक्स सर्विसमैन की जो सीट थी वो सरकार ने बोली थी कि एक्स सर्विसमैन की सीट जब खाली रहेगी तो हम मेडिकल फिट कैंडिडेट को दिया जाएगा। वो मेडिकल फिट कैंडिडेट को नहीं दिया गया है। अभी भी बहुत सारे पद भर्ती में खाली है। सब सरकार से बस यही निवेदन है कि हम बेरोजगारों की गुहार सुनी जाए और हमें रोजगार दिया जाए। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला बालाघाट के प्रांतीय आह्वान पर राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण किए जाने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राज्य कर्मचारी संघ ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोकी गई वेतन वृद्धि का लाभ उसी तिथि से दिया जाए, महंगाई भत्तों की बकाया किस्तों का भुगतान किया जाए, 7वें वेतनमान के एरियर की राशि का भुगतान किया जाए, विभागों में रिक्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों की भर्ती की जाने सहित अन्य 16 सूत्रीय मांगे भी इस ज्ञापन में शामिल है। कर्मचारियों की ऐसी मांगे हैं जो कोविड काल में रोकी गई थी, और कुछ मांगे हैं जो पुरानी हैं, तो उनको पूरा करने के लिए आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ
ज्ञापन सौंप रहा है, जिसमें वेतन वृद्धि जो रोकी गई है पिछली जुलाई में, उसके मांग कर रहे हैं हम लोग। और महंगाई भत्ते की जो बकाया किस्त है उसकी भी राशि देने की बात हो रही है। इसी प्रकार कोविड के कारण जो हमारे कर्मचारी मृत हो गए हैं उनको 50 लाख रुपए का भुगतान और उनके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता मिले, ये हम लोगों ने इसमें मांग किया है। इसी प्रकार आउटसोर्सिंग जो है इस प्रथा को समाप्त करने की बात की गई है तथा पुरानी पेंशन की योजना को फिर से लागू करने की बात की गई है। इसी प्रकार 17 सूत्री हमारी मांगे हैं और इसको लेकर के आज हम प्रत्येक जिले में देश भर में ज्ञापन सौंप